नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पराक्रम से शेखावत। बताएंगे आपको दिन भर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक देश एक चुनाव पर कोविंद समिति की सिफारिशों को दी मंजूरी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सभी दलों के साथ सहमति से ही निर्णय होगा लागू। बसपा और कई अन्य दल के नेताओं ने किया फैसले का समर्थन। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर कैबिनेट ने किसानों के हित में लिया बड़ा फैसला। एनपीके उर्वरकों के लिए 24,475 करोड़ रुपए की सब्सिडी मंजूर। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के लिए 35,000 करोड़ रुपयों की मंजूरी। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की मजबूती के लिए कैबिनेट के 4 फैसले। चंद्रयान 4 और शुक्र पर मिशन को हरी झंडी। अगली पीढ़ी का प्रक्षेपण यान विकसित करने के साथ ही गगनयान कार्यक्रम के विस्तार को भी मिली स्वीकृति। जम्मू कश्मीर में पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। कड़ी सुरक्षा के बीच बड़ी संख्या में पोलिंग बूथ पर उमड़े मतदाता। लोकतंत्र के महापर्व को लेकर जम्मू के साथ घाटी के फर्स्ट टाइम वोटर्स में भी दिखा जबरदस्त उत्साह। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनपीएस वात्सल्य योजना का किया शुभारंभ। नाबालिगों का भी खोला जा सकेगा पेंशन अकाउंट। 1,000 रुपए के निवेश से कर सकते हैं शुरुआत। देश के नौनिहालों के आर्थिक भविष्य सुरक्षित करने की दिशा में बड़ा कदम। पेजर ब्लास्ट के बाद दूसरे दिन भी सिलसिलेवार धमाकों से लेबनान में अफरा तफरी। पेजर के बाद हिजबुल्लाह का वॉकी टॉकी नेटवर्क बना निशाना। हमलों में मारे गए लोगों के जनाजे के वक्त हुए धमाके। कम से कम 9 की मौत, 300 से अधिक घायल। और भारत बांग्लादेश के बीच 2 मैच की टेस्ट सीरीज का आगाज गुरुवार से चेन्नई में। भारतीय टीम का बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट में रहा है एक छत्र राज। एक देश एक चुनाव पर मोदी सरकार ने मुहर लगा दी है। बुधवार को मोदी कैबिनेट ने देश में सभी चुनाव एक साथ करवाने के लिए बनी रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। इसके बाद देश में एक देश एक चुनाव की राह से सस्पेंस दूर हो गया है। पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ किया था कि मोदी सरकार के इसी कार्यकाल में देश का यह सबसे बड़ा चुनाव सुधार लागू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन पर कोविंद कमेटी की सिफारिशों को मंजूरी दे दी गई। सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव पर शीतकालीन सत्र में बिल लेकर आएगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद मीडिया को इसकी जानकारी दी। जो बहुत सारा खर्चा होता है इलेक्शंस के कारण वो न हो, बहुत सारा लॉ एंड ऑर्डर और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो बाधित हो जाता है, बिकॉज पुलिसमैन आर टोटली डिप्लॉयड इन मेंटेनिंग द इलेक्शन लॉ एंड ऑर्डर, वो सब जो बड़ा एक बहुत बड़ा एक डिसरप्शन रहता है वो ना हो। और एक तरीके से जो आज का यूथ है और आज का जो भारत है, जिसकी एक एस्पिरेशन है कि डेवलपमेंट तेजी से हो। अश्विनी वैष्णव ने यह भी बताया कि सरकार इससे संबंधित विधेयक लाने से पहले आम सहमति बनाने के लिए राजनीतिक दलों के साथ विस्तार से चर्चा करेगी। विपक्ष में भी उनके अंदर से आंतरिक दबाव बनने न लग जाए कहीं, क्योंकि देश में करीब 80% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स हु रिस्पोंडेड ड्यूरिंग द कंसल्टेशन प्रोसेस, 80% से ज़्यादा लोगों ने इसको बहुत पॉजिटिव सपोर्ट किया है, खासकर यूथ ने। यूथ इज वेरी मच इन फेवर ऑफ। गृह मंत्री अमित शाह ने एक राष्ट्र एक चुनाव की सिफारिशों को कैबिनेट द्वारा स्वीकार करने पर खुशी जताई। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में परिवर्तनकारी सुधार हो रहे हैं। आज इस दिशा में भारत ने ऐतिहासिक चुनावी सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। ये स्वच्छ और वित्तीय रूप से कुशल चुनावों के माध्यम से हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने और संसाधनों के अधिक उत्पादक आवंटन के माध्यम से आर्थिक विकास को गति देने की मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति को दर्शाता है।
सरकार और सरकार की सहयोगी पार्टियों ने जहां इस फैसले की सराहना की, तो वहीं विपक्षी दलों ने भी इसको लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। देश के लॉ एंड ऑर्डर के लिए जरूरी है, क्योंकि 2-3 महीने सारे फोर्स वहां लग जाते हैं। ये देश के प्रगति के लिए जरूरी है। और 1967 के पहले तो खड़गे बताएं ना, राहुल बताएं कि एक देश एक इलेक्शन होता था कि नहीं होता था। चुनाव के खर्च का जो भीमकाय आकार है उसको काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकेगा। वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने से पहले सभी विपक्षी पार्टियों को और सभी प्रदेश के मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्रियों की एक बैठक आहूत होनी चाहिए। ये नहीं चलने वाला है डेमोक्रेसी में। ये डेमोक्रेसी को टिकाना है तो जब जब चाहिए तब इलेक्शन करना पड़ेगा। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने कैबिनेट के इस फैसले का समर्थन किया है। अपने एक्स संदेश में मायावती ने कहा कि एक देश एक चुनाव की व्यवस्था के तहत देश में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय का चुनाव एक साथ कराने वाले प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा आज दी गई मंजूरी पर हमारी पार्टी का स्टैंड सकारात्मक है, लेकिन इसका उद्देश्य देश व जनहित में होना जरूरी है। दरअसल कोविंद समिति का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था। समिति ने 191 दिनों तक राजनीतिक दलों और विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा के बाद 18,626 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की थी। 8 सदस्यीय समिति ने आम लोगों से भी इस पर राय आमंत्रित की थी। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में हुए फैसलों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महत्वपूर्ण बताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा। मंत्रिमंडल ने एक साथ चुनाव संबंधी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। मैं इस प्रयास का नेतृत्व करने और विभिन्न हितधारकों से परामर्श करने के लिए हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की सराहना करता हूं। यह हमारे लोकतंत्र को और अधिक जीवंत और सहभागी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एक राष्ट्र एक चुनाव की सिफारिशों को कैबिनेट द्वारा स्वीकार करने का राजनीतिक दल भी स्वागत कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन तो होना ही चाहिए था। साल में 9 महीना आचार संहिता लगा रहने से विकास का काम है बढ़ता था। इसीलिए बहुत सा एंगल है जिसके चलते वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन हो जाने से ये फायदा होगा, पूरे देश का एमएलए, लोकसभा और विधानसभा सब चुनाव एक दिन में एक साथ होगा, मतलब एक बार होगा, तो उससे पैसा भी बचेगा और नेताओं का भी समय बचेगा। विभिन्न राज्यों में चुनाव के दौरान जब आचार संहिता लगी होती थी तो इस दौरान बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कार्य हो, चाहे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रों से आने वाले जो काम है वो बाधित हो जाया करते थे। आज वो बाधा उत्पन्न नहीं होगी और निश्चित रूप से चुनाव एक बार में होने के कारण राज्य की और देश की उन्नति, तरक्की समग्र रूप से सतत प्रक्रिया के अनुसार होते रहेगी। वन नेशन वन इलेक्शन जो प्रस्ताव केंद्रीय कैबिनेट में पास हुआ है, ये देश हित में है और एक अच्छा कानून है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि देश और राज्य जिसमें बार बार चुनाव का सामना करना पड़ता है, इसको लेकर के देश और राज्यों को हमेशा चुनावी मोड में रहना पड़ता है, जिसके कारण सरकारी कामकाज बाधित होते हैं, जनता का काम बाधित होता है और अनावश्यक रूप से जो आर्थिक बोझ देश पर पड़ता है, राज्यों पर पड़ता है, उससे मुक्ति मिल जाएगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की सिफारिशों को कैबिनेट द्वारा स्वीकार करने पर राजस्थान के लोग भी बेहद खुश हैं। राजधानी जयपुर के लोगों का कहना है कि बार बार चुनाव होने पर आचार संहिता लगानी पड़ती है, जिससे विकास के काम रुक जाते हैं, लेकिन एक साथ चुनाव होने पर इससे राहत मिल जाएगी। कहीं हर महीने किसी देश राज्य में चुनाव हो रहा है, कहीं किसका चुनाव हो रहा है, तो आचार संहिता से इनसे सरकार के काम बाधित होते थे। इनसे सरकार अब उन कामों से जो बाधित होते थे उनको तीव्र गति से देने का काम जो है वो कर पाएगी।
ये एक देश एक चुनाव की जो मांग थी वो निश्चित रूप से पूरी होनी चाहिए थी, जो आज कैबिनेट ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रत्येक देशवासी के अंदर इस बात की खुशी की लहर है कि अब हम एक देश एक चुनाव के माध्यम से हमारा जो जनप्रतिनिधि है उसको चुन पाएंगे। बार बार लगने वाली जो आचार संहिता, उससे होने वाले जो फिजूल खर्चियाँ या अतिरिक्त जो खर्चे होते थे और आचार संहिता लगी होने के कारण जो विकास के काम रुक जाते थे, उनसे हमें निजात मिल पाएगी। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में मतदाताओं ने एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर, मतलब इस फैसले को लेकर के खुशी जताई है। उन्होंने सरकार का सराहनीय प्रयास इसे करार दिया है। केंद्र सरकार के एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर किए गए फैसले को लेकर मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की। नरसिंहपुर के आम मतदाताओं ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे मोदी सरकार का बेहतर प्रयास बताया। ये बिल राष्ट्रहित में है और स्वागत योग्य निर्णय लिया है केंद्र सरकार ने। इससे क्या होगा कि विकास को गति मिलेगी। बार बार जो आचार संहिता लगती हैं वो लगना बंद होंगी और आम जनता को इससे बहुत लाभ होगा। सरकार के द्वारा लिए गया एक अच्छा फैसला है। इससे कहीं न कहीं जो देश में हर समय जो चुनाव की जो गतिविधियां चलती रहती हैं, इस पे अंकुश लगेगा और हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जिसमें आचार संहिता लगने के बाद कई जगह से और कई तरह से प्रभावित होती है, उस पर भी कहीं ना कहीं रोक लगेगी और एक देश एक चुनाव के माध्यम से जो भी चुनाव से संबंधित जो गतिविधियां हैं, ये पूरे देश में एक साथ होंगी। तो इसका लाभ मूल रूप से हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। यह बहुत सराहनीय काम है और ऐसा होना चाहिए कि अपने देश में एक ही बार चुनाव होना चाहिए, जिससे कि अर्थव्यवस्था भी सुचारू रूप से चलती रहेगी और निष्पक्षता से भी चुनाव होंगे। एक देश एक चुनाव की मांग तो काफ़ी लंबे समय से उठ रही थी। कुछ राजनीतिक दलों को छोड़कर बाकी सभी इस बात पे भी तैयार थे और ये बहुत ही अच्छा फैसला है मोदी सरकार का। एक देश एक चुनाव हो जाने से जो है नागरिकों को भी लाभ हो जाएगा। मतदाता जो हैं एक ही दिन और एक ही समय पे निर्धारित समय पर जो है अपना वोट दे पाएंगे और अनावश्यक जो खर्च सरकार पर बढ़ता है उसमें भी कमी आएगी। ये लंबे समय से इस बात को लेकर चर्चा चल रही है और बहुत समय से मोदी सरकार इसके लिए प्रयासरत भी थी कि एक देश एक चुनाव रहे और यह मोदी सरकार का बहुत अच्छा फैसला है। इस फैसले से कहीं ना कहीं जो चुनाव में खर्चा होता है उस खर्चे पर बहुत ज़्यादा कम खर्च होगा और एक बार में ही चुनाव संपन्न होंगे और हमारा लोकतंत्र पे लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के मतदाताओं ने केंद्र की मोदी कैबिनेट द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट को मंजूरी मिलने पर खुशी जताई है। मतदाताओं ने इसे सरकार की दूरगामी सोच बताया और कहा कि इस पहल से देश का धन और समय बर्बाद होने से बचेगा। लाखों करोड़ों रुपए जो खर्च हो जाते हैं हर बार जी, और अलग अलग विधानसभाओं में चुनाव होते हैं, समय खराब होता है, पैसे की बचत होगी, उस पैसे से जनता का भला होगा, कोई नई योजनाओं में लगेगा। ये स्वागत योग्य है और इस एक देश एक चुनाव को जल्द से जल्द लागू कर देना चाहिए। बार बार से जो चुनाव होते हैं विधानसभा लोकसभा, इससे बहुत कामकाज सरकारी प्रभावित होते हैं और आम जनता को भी फ़ायदा होगा। इससे करोड़ों रुपए जो बार बार चुनाव से जो खर्च होते हैं उनके भी फ़ायदा मिलेगा। एक तो बार बार चुनाव पे जो खर्च होता है, खर्च होने की वजह से महंगाई बढ़ती है, गवर्नमेंट के ऊपर अत्यधिक लोड पड़ता है, तो कहीं ना कहीं टैक्सेस बढ़ते हैं, उनसे राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगातार जो है ना देश हित में फैसले लिए जा रहे हैं, उसी की कड़ी में ये एक फैसला है और यदि ये आता है तो ये भारत देश के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। चुनाव से ये फायदा होगा कि आम जनता को बार बार चुनाव से राहत मिलेगी। बुधवार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए, जिसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। ये नई सरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद की पहली कैबिनेट बैठक रही, जिसमें स्पेस सेक्टर, किसानों, जनजातियों, क्रिएटर्स और बायोटेक के लिए फैसलों का ऐलान हुआ। कैबिनेट की बैठक में स्पेस को लेकर भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरा होने पर किसानों के हित में केंद्रीय कैबिनेट ने अहम फैसले लिए। कैबिनेट ने पोषण आधारित उर्वरक सब्सिडी के लिए 24,475 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। फाइनेंशियल बर्डन किसानों पर से कम होगा और दूसरी एक बड़ी बात है कि न्यूट्रिएंट बेस्ड करने से किसान अपने
फार्मलैंड पे अपने खेती के प्रोग्राम में बैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स कर सकते हैं। इसके साथ ही पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान यानी पीएम आशा के लिए भी 35,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। इस अभियान के तहत दलहन और तिलहन उत्पादक किसानों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। जो हमारी दालें हैं, अलग अलग टाइप की पल्सेस हैं और ऑयल सीड्स हैं, तिल है और भी कई तरह के जो ऑयल सीड्स हैं, उन सब में कैसे किसानों को और प्रोत्साहित करें और उनमें खेती करने वाले किसानों के लिए एक बहुत बड़ी एक तरीके से प्राइस को स्टेबलाइज करने का मैकेनिज्म इस स्कीम में है। वहीं एक अन्य फैसले के तहत चंद्रयान 4 मिशन के विस्तार को भी मंजूरी दी गई। साथ ही वीनस ऑर्बिट मिशन को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। Chandrayaan 3 was a very big success, and basis that now the next step is to get the manned mission to moon. उसके लिए जो preparatory steps होते हैं, उन सारे preparatory steps को आज अप्रूवल दिया गया और 2 सेपरेट स्पेसक्राफ्ट स्टैक्स लॉन्च किए जाएंगे। लूनर सरफेस पे लैंड करना, उसके सैंपल्स लेना और वापस लेके आने का, ये सारा इस मिशन में ध्यान रखा जाएगा। मोदी सरकार ने क्रिएटर इकोनॉमी को बढ़ावा देने की दिशा में भी अहम फैसला लिया। इसमें युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक विशेष राष्ट्रीय संगठन के गठन को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने एक अहम फैसला लेते हुए पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को भी मंजूरी प्रदान की है। 79,156 करोड़ रुपए की इस योजना में आदिवासी बहुल 63,000 गाँवों का समग्र विकास किया जाएगा और करीब 5 करोड़ आदिवासी समाज के लोग इससे लाभान्वित होंगे। 549 डिस्ट्रिक्ट में 5 करोड़ शेड्यूल्ड ट्राइब के परिवारों को, साथियों को, पॉपुलेशन को, पर्सन्स को कवरेज किया जाएगा और इसमें 25 मेजर कंपोनेंट्स हैं, जिसके अगर हम ग्रुपिंग देखें तो हाउस होल्ड और कम्युनिटी लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें हाउसिंग है, रोड है, टैप वाटर है, होम स्टे फैसिलिटी, एलपीजी कनेक्शन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, वैसे ही एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द विलेज, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और कनेक्टिविटी। इसके साथ ही कैबिनेट ने बायोटेक्निक में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए बायो राइड नाम की योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत कुल 9,197 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्र की मोदी 3.0 सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस दौरान सरकार द्वारा किसानों के हित में अनेक फैसले लिए गए, जिससे किसान सीधा लाभान्वित हुए हैं। रायबरेली के किसानों ने सरकार के 100 दिन पूरा होने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि देश में मोदी सरकार आने से पहले किसानों की कोई बात नहीं करता था। केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद सरकार किसानों को केंद्र में रखते हुए उनके हित में अनेकों फैसले ले रही है। अच्छा काम कर रही है सरकार। हमारे किसान भाइयों के लिए सम्मान निधि सबसे बड़ा काम है सरकार के लिए, और जो है खेती में उसका बड़ा सहयोग हो रहा है। बीज वगैरह, खाद वगैरह के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ती है, तुरंत मिल रहा है। और वैसे किसान क्रेडिट कार्ड से भी किसानों की सुविधाएं मिल रही हैं और अन्य प्रकार की बहुत सुविधाएं सरकार दे रही है। किसानों के लिए नया वो जो मोटा वाला अनाज है उसके लिए तमाम आगे प्रोड्यूस किया है। पुराना वाला अनाज जो है उसके लिए भी काफ़ी पेश कर रहे हैं, उसके लिए सब्सिडी दे रहे हैं। हर किसानों को पैसा लमसम आ रहा है और भी जो तमाम सुविधाएं जो हैं वो भी बीच बीच मिलती रहती लोगों को। और जो 60 साल से ऊपर है उनको पेंशन मिल रही है। किसान सम्मान निधि लगातार मिल रही है। जो लोग उपेक्षित थे उनको जोड़ा गया है और मोटी फसलों के उत्पादन का विशेष जोर दिया जा रहा है। उस पर कृषि विभाग से लगातार प्रोग्राम कराए जा रहे हैं, जिससे किसानों को एक तरह से ये कह लीजिए सेमिनार की तरीके से किसानों को लाभ मिल रहा है कृषि विभाग द्वारा। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिनों को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि 100 दिनों में करीब 15 लाख करोड़ रुपयों की परियोजनाएं शुरू की गई। प्रधानमंत्री 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। 100 days, the historical 100 days. The third time people given clear mandate to the historical mandate to our Prime Minister. Our Prime Minister got
enthusiasm, and Prime Minister is working more than 3 times work to develop the nation towards the Viksit Bharat. See, the 100 days is the pillar, strong pillar for the next 23 years or 2047. For that, our government is, our Prime Minister Shri Narendra Modi ji's government is focusing the infrastructure projects. Almost within this 100 days, 15 lakh crore are invested for the infrastructure and agriculture, Yuvas development, Mahila development, Garibs and SC, ST, OBC developments के लिए 15 lakh crores are invested in this within 100 days. और आइए बात करते हैं विधानसभा चुनाव की। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में पहले चरण के लिए बुधवार को मतदान खत्म हुआ। 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों के लिए मतदान संपन्न हुआ। पहले चरण की मतदान को लेकर देश के अलग अलग राज्यों में रहने वाले 35,000 से ज्यादा विस्थापित कश्मीरी पंडितों ने भी मतदान किया। जमहूरियत की जीत की ये तस्वीरें 10 साल बाद दिख रही हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद हो रहे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में 7 जिलों की 24 सीटों पर मतदाताओं ने जोर शोर से अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इसमें जम्मू रीजन के 3 जिलों की 8, कश्मीर रीजन के 4 जिलों की 16 सीटें शामिल हैं। मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं की भारी भरकम कतार से ये साफ हो गया है कि यहाँ की आवाम बदलाव चाहती है। बात करने वाला होना चाहिए, ग्राउंड लेवल समझे, जो लोगों की परेशानियां समझे। 10 साल के बाद हमारी ये इलेक्शन हो रही है असेंबली की, और हमारा यही विचार है कि अच्छी सरकार बने, मिलिटेंसी खत्म हो और हमारा देश तरक्की की तरफ चले। मेरे मन में है कि जो जम्मू कश्मीर में इसमें थोड़ा राहत आ गई जी, और ये बेरोजगारी जवान है, ये तो जब नौकरी में लग जाएगी, इसलिए हमने ये वोट डाला। सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद व्यवस्था की गई। जिला प्रशासन ने चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक चुनाव नियंत्रण कक्ष स्थापित किया। अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई ताकि लोग निडर होकर अपने मत का प्रयोग कर सकें। पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल कंट्रोल रूम से हम लोग यहाँ से हर किसी पोलिंग स्टेशन को मॉनिटर भी करते हैं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं क्यू में कोई समस्या तो नहीं है। दैट ऑल इज बीइंग टेकन केयर ऑफ। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुए मतदान में पहली बार के मतदाताओं का उत्साह देखने लायक था। बहुत खुश हुई जब मैंने सुना कि मेरा फर्स्ट वोट है। मुझे बहुत एक्साइटमेंट हुई और मैं रात में सोते वक्त यही सोचूं कब सुबह होगी और मैं वहां जाके देखूं। हमारा यूथ जो है वही फ्यूचर डिसाइड करता है, तो वही चीज़ मेरे माइंड में थी और बस मैं आज अपना फ्यूचर डिसाइड करने आ गई। मतदाताओं के उत्साह को देखकर प्रत्याशी भी उत्साहित नजर आए। जहां कुलगाम सीट से CPIM उम्मीदवार मोहम्मद यूसुफ तारिगामी भी चुनाव को अभूतपूर्व बता रहे हैं, तो वहीं किश्तवाड़ सीट से भाजपा उम्मीदवार शगुन परिहार और PDP नेता और महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती जीत का दावा कर रही हैं। ये इलेक्शन किश्तवाड़ के प्रत्येक जितने भी व्यक्ति हैं, ये इलेक्शन उन सब लोगों का है, शगुन परिहार का नहीं। ये यहाँ के आम जनमानस का इलेक्शन। मेरा आपको दिल से शुक्रिया, आप लोग चट्टान बन के मेरे साथ खड़े रहे। ये जीत हमारी है। अमन मांगते हैं, यकजहती मांगते हैं, भाईचारा मांगते हैं, लेकिन इसके साथ डिग्निफाइड लाइफ चाहते हैं हमारे आवाम जम्मू के, कश्मीर के। साल 2024 में हुए चुनाव में इन जिलों में 21 सीटें थीं। नए परिसीमन के बाद 21 में 3 सीटें और जुड़ गईं। पहले चरण में जिन सीटों पर वोटिंग हुई उनमें पंपोर, त्राल, पुलवामा, राजपोरा, जैनापुरा, शोपियां, DH-पोरा, कुलगाम, देवसर, दोरू, कोकेरनाग, अनंतनाग पश्चिम, अनंतनाग, श्री गुफवारा, बिजबेहरा, शांगस, अनंतनागपुर, पहलगाम, इंदरवाल, किश्तवाड़, पैडर, नागसैनी, भद्रवा, डोडा, डोडा पश्चिम, रामबन और बनिहाल शामिल रहे। वहीं दिल्ली में रहने वाले कश्मीरी प्रवासियों के मतदान के लिए विशेष मतदान केंद्र बनाए गए। गवर्नमेंट के शुक्रगुजार है कि हम यहाँ अपनी जो हमारी असली कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें हमने वोट डाला है। 2014 में PM की कुर्सी पर बैठने के बाद ही मोदी का मिशन कश्मीर शुरू हो गया। साल 2019 में 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को
केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। पिछले 5 वर्षों में विकास के जरिए बदलाव की बुलंद तस्वीर तैयार होने लगी। पत्थरबाजी इतिहास बन गई। हड़ताल से लोगों को आज़ादी मिल गई। ऐसा पहली बार है कि किसी गुट या दल ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान नहीं किया है। यहाँ की आवाम ने वोटों की ताकत पहचानी है, जिसकी गवाही कतारों में लगी लोगों की लंबी लाइनें दे रही हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ ऋषि कुमार, रमा त्यागी और धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सिखों को लेकर बयानबाजी और आतंकी पन्नू द्वारा राहुल के बयान का समर्थन करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस इसको लेकर लगातार सवालों के घेरे में है। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने पन्नू के बयान के बाद कांग्रेस की चुप्पी पर कटाक्ष किया। जो राहुल गांधी ने बात कही सिखों के बारे में, वो पगड़ी नहीं बांध सकते, देश में कड़ा नहीं डाल सकते, गुरुद्वारा नहीं जा सकते, उस बात को एंडोर्स किसने किया, उस बात की शाबाश किसने दी? जो सबसे खतरनाक टेररिस्ट पन्नू ने राहुल गांधी की सपोर्ट की। मैं 2 दिन पर वेट करता रहा भी कहीं कोई कांग्रेस और कांग्रेस के खासतौर प्रेसिडेंट इस बात का खंडन करेंगे। इस बात को जो पन्नू ने राहुल गांधी जी का नाम लेके उसे सपोर्ट दी है, उस बात को क्लैरिटी करेंगे भी हम पन्नू के साथ नहीं है। जो पन्नू ने ये कहा है राहुल गांधी जी का नाम लेके, उसके हम साथ नहीं हैं। जब आपने ये बात नहीं कही तो फिर मैंने ये बात कही। ये स्पष्ट होता है खड़गे साहब और आपकी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के हर लीडर जो आज बात कर रहे हैं, इसका मतलब पन्नू के साथ खड़े हैं। दिल्ली की एक अदालत ने नौकरी के बदले जमीन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री, उनके बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव समेत अन्य को तलब किया। विशेष न्यायाधीश ने आरोपियों को 7 अक्टूबर को अदालत में पेश होने को निर्देश दिया। जमीन के बदले नौकरी मामले में एक बार फिर से लालू परिवार की परेशानी बढ़ गई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव समेत 8 लोगों को समन जारी कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि इस मामले में इनके परिवार की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में बिहार में एक बार फिर से राजनीति गर्म हो गई है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके दोनों बेटों तेज प्रताप और तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। तीनों को कोर्ट ने नौकरी के बदले जमीन से जुड़े घोटाले मामले में तलब किया है। इस केस में पहली बार लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और आरजेडी विधायक किरण देवी का नाम सामने आया है। कोर्ट ने कहा कि तेज प्रताप यादव की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे एक इन्फोसिस लिमिटेड के निदेशक भी थे। कोर्ट ने सभी को 7 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा है। वहीं इस मामले पर जेडीयू नेता और बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि जो कानून के दायरे में रहकर काम नहीं करेगा, उनको एक दिन सजा मिलकर रहेगी। जो कानून के हिसाब से चलते हैं उनको कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होती है, चाहे राजनीतिक जीवन में हो, सामाजिक जीवन में हो या फिर सरकारी स्तर पर काम कर रहे हों। लेकिन जो नियम का, कानून का विधि सम्मत कार्रवाई नहीं करते हैं, उनको अनेक प्रकार के चुनौतियों का, अनेक प्रकार के मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। बता दें कि ईडी ने 6 अगस्त को 11 आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था, जिस पर कोर्ट ने ईडी के द्वारा दायर किए गए पूरक आरोप पत्र को संज्ञान में लिया और आरोपियों को समन भेजकर हाजिर होने का आदेश दिया है। इन आरोपितों को कोर्ट में हाजिर होकर अपना पक्ष रखना होगा। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी भ्रष्टाचार को लेकर लालू परिवार पर ठीकरा फोड़ा। माननीय न्यायालय में मामला लंबित है और माननीय न्यायालय के किसी भी निर्देश पर, फैसले पर टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है। माननीय न्यायालय जो भी निर्देश देगी, सभी लोगों को न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा करना चाहिए। आरोप है कि यूपीए की सरकार के दौरान रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव इस घोटाले में शामिल थे। ये घोटाला 2004 से 2009 के बीच किया गया था, जहां कई लोगों को रेलवे के विभिन्न जोनों में ग्रुप डी के पदों पर नौकरियां दी गई थीं। बदले में इन लोगों ने अपनी जमीन तत्कालीन रेलवे मंत्री लालू यादव के परिवार के सदस्यों और एक संबंधित कंपनी AK इन्फो सिस्टम के नाम कर दी थी।
तेजस्वी यादव इन दिनों कार्यकर्ता आभार यात्रा पर हैं और वो राज्य सरकार को अपराध और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेर रहे हैं। इस बीच कोर्ट ने उन्हें सम्मन दे दिया है। ऐसे में एनडीए को एक बड़ा मौका मिल गया है तेजस्वी यादव को घेरने का। लिहाजा इस मामले में अब राजनीति गर्म हो रही है। मामले में कोर्ट में अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होनी है। पटना से कैमरामैन जय कुमार के साथ मधुरेश नारायण। ट्रेडमार्क पर AIML सर्च पोर्टल के लॉन्च पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज है जिसे हम स्वीकार करने की जरूरत है। हमें स्वीकार करने की जरूरत है। पीयूष गोयल ने कार्य परिणामों में सुधार के लिए AI की आवश्यकता पर जोर दिया। I do hope that actually you have felt a difference. Now you don't have to go to the IP office for every small thing. If you wish to have a meeting with any official, you can do it through a predefined, determined time, video conference, and exchange notes, have your say. Your hearings are all online. There should be absolutely zero interface between my office, and my office I mean entire Commerce and Industry Ministry, and the people, stakeholders. We are converting each office, the DGFT, totally online. I was hoping that even this office should have been fully online by now. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जयपुर के मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस सफलता के पीछे विद्यार्थियों की मेहनत के साथ उनके माता पिता, अभिभावकों और शिक्षकों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। द्रौपदी मुर्मू ने जयपुर के MNIT के दीक्षांत समारोह में शिरकत की। उन्होंने यहां पर 1300 से ज्यादा स्टूडेंट्स को डिग्रियां वितरित की। इस दौरान गोल्ड मेडलिस्ट विद्यार्थियों में सर्वाधिक संख्या बेटियों की होने पर प्रसन्नता जाहिर की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को राजस्थान के दौरे पर रहीं। राष्ट्रपति अपने इस दौरे के तहत जयपुर के मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने इस मौके पर 20 छात्रों को गोल्ड मेडल प्रदान किए, जिनमें 12 लड़कियां शामिल हैं। बेटियों की इस सफलता पर उन्होंने बधाई देते हुए कहा कि यदि समान अवसर मिले तो बेटियां अपेक्षाकृत अधिक उत्कृष्टता हासिल कर सकती हैं। 20 स्वर्ण पदक दिए हैं, उनमें से 12 पदक हमारी बेटियां ने प्राप्त किए हैं, जबकि उपाधि प्राप्त करने वाले कुल विद्यार्थियों में लगभग 29% है बेटियां। पदक विजेताओं में बेटियां का ये अनुपात इस बात का प्रमाण है कि अगर उन्हें समान अवसर दिए जाए तो ये अपेक्षाकृत अधिक उत्कृष्टता हासिल कर सकती है। राष्ट्रपति ने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए छात्रों से उल्लेखनीय योगदान करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के विकास को नेतृत्व प्रदान करना छात्रों और युवाओं का कर्तव्य है। रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र में महिलाओं की अधिक भागीदारी न केवल देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारी बेटियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए भी आवश्यक है। दीक्षांत समारोह के अवसर पर राष्ट्रपति ने संस्थान के 1361 स्टूडेंट्स को डिग्रियां प्रदान की। वहीं संस्थान में पहली बार डायरेक्टर्स आउटस्टैंडिंग गोल्ड मेडल अवार्ड की भी शुरुआत की गई। ग्रेजुएट टॉपर्स को 8 डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल और PG टॉपर्स को 11 बोर्ड ऑफ गवर्नेंस गोल्ड मेडल प्रदान किए गए। खुशी तो बहुत ज़्यादा है, इतने हाईएस्ट अथॉरिटी से मेडल मिला है और मैं कहना चाहूँगी कि ये बहुत ही हैपनिंग मोमेंट है जिसका क्रेडिट पेरेंट्स, टीचर्स और मेरे फ्रेंड्स को जाता है। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने छात्रों के लिए एक नए 600 बेड वाले छात्रावास अरावली का उद्घाटन भी किया। इसके साथ ही संस्थान का कुल गीत भी जारी किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने MNIT की विकास यात्रा को लेकर प्रसन्नता जाहिर की, तो वहीं स्टूडेंट्स ने अपने बीच प्रेसिडेंट को पाकर के खुशी का इजहार किया। स्टूडेंट्स का कहना था कि राष्ट्रपति ने आज उन्हें प्रेरणादायक उद्बोधन दिया है, जीवन में उसे वे आत्मसात करेंगे और उनकी प्रेरणा से आगे बढ़ सकेंगे। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ महेश दाधिच, DD न्यूज़, जयपुर।
केंद्र सरकार के खाद्य और आपूर्ति विभाग ने पिछले 100 दिनों में किसानों से श्री अन्न की रिकॉर्ड खरीदारी की है और किसानों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना की शुरुआत की है। केंद्रीय सचिव खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने केंद्र सरकार के 100 दिनों की उपलब्धियों को गिनाते हुए बताया कि लोगों को पोषण युक्त खाद्य उपलब्ध कराने के लिए पोषण केंद्रों की भी शुरुआत की गई है। 100 डेज में काफ़ी इनिशिएटिव लिए गए हैं। जन पोषण केंद्र का, जैसे मैंने बताया आपको, जन पोषण केंद्र हमने 60 शुरू किए हैं, जिससे कि जो हमारे फेयर प्राइस शॉप डीलर हैं उनको थोड़ा इनकम का सोर्स बढ़े, और उसके अलावा जो उपभोक्ता हैं उनको न्यूट्रिशन डेंस प्रोडक्ट्स, जैसे हमने फूड सिक्योरिटी तो हमारी सुनिश्चित हो गई, अब न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के लिए हमें काम करना है, तो उस दिशा में ये जन पोषण केंद्र काफ़ी सहायक होंगे। उसके अलावा क्रेडिट गारंटी फ़ंड एक हम संरचना कर रहे हैं। उस क्रेडिट गारंटी फ़ंड में जो किसान अपना फसल रखते हैं एक WDR रजिस्टर्ड वेयर हाउस में, उसके अगेंस्ट वो ENWR लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट, और फिर उसको वो प्लेज करते हैं बैंक से लोन लेने के लिए। उसके लिए सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का एक फ़ंड क्रिएट किया है। करोलबाग इलाके के बापानगर में 2 मंजिला इमारत गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इमारत के मलबे में लोग दब गए, जिसके लिए राहत और बचाव कार्य चलाया गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के करोल बाग इलाके में एक मकान ढहने से बड़ा हादसा हो गया। दिल्ली के करोल बाग इलाके में बुधवार की सुबह एक मकान का कुछ हिस्सा भरभरा के गिर पड़ा। बापा नगर में हुई इस घटना में कई लोग दब गए। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गईं। इस बीच स्थानीय पुलिस, NDRF, दिल्ली फायर सर्विसेज और अन्य एजेंसियों ने बचाव अभियान तेज गति से चलाया और मकान के मलबे से लोगों को निकालने का काम किया। आज दिल्ली फायर सर्विस को जो कॉल मिली थी वो मकान गिरने की कॉल मिली थी। ये एक 25 गज में एक मकान बना हुआ है, जिसकी चारों तरफ से बिल्डिंग 4-4 मंजिल की बनी हुई है, उनसे घिरा हुआ है। उसका ग्राउंड फ्लोर अभी भी सेफ है, ऊपर की 3 मंजिल उसकी गिर गई हैं। जो जूते चप्पल बनाने की शायद ये एक फैक्ट्री है, और उसमें जो भी वर्कर थे वो सभी उसके अंदर ट्रैप हो गए थे। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के घरों से लोगों को हटा दिया है। बता दें कि ढहने वाली बिल्डिंग करीब 25 वर्ग गज क्षेत्र में फैली हुई थी और काफी पुरानी थी। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। तो इमीडिएटली हमारी पुलिस टीम रस की स्पॉट के लिए, और हमने हाथों हाथ फायर सर्विसेज को और NDRF को भी इन्फॉर्म कर दिया। लेटर ऑन फायर सर्विसेज ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन ज्वाइन किया, और उसके बाद NDRF भी आ गई थी। बहुत ही केयरफुली करना पड़ रहा है ऑपरेशन, क्योंकि आप देख रहे हैं बहुत ही नैरो स्ट्रीट है ये। वहीं मकान गिरने के बाद आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। ये बिल्डिंग सुबह 9 बजे करीब गिरी है लगभग। ये मकान नंबर है 16/133 I ब्लॉक। तो इसमें चप्पल जूतों का काम होता है, कारखाने चलते हैं, लेडीज सैंडल वगैरह बनती हैं। इस हादसे से इलाके के लोगों के बीच दहशत का माहौल बन गया है। ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी बारिश के दौरान कई मकान गिरने की जानकारी सामने आ चुकी है। मकानों की गिरती स्थिति को देखते हुए जिन लोगों के मकान पुराने हो चुके हैं, उन लोगों को इस बात का डर सता रहा है। करोल बाग के बप्पा नगर के इसी गली में एक बिल्डिंग गिर गई है। सुबह 9:05 के आसपास ये बिल्डिंग गिरी है, और इस बिल्डिंग के गिरने से मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका थी। उसके बाद NDRF, दिल्ली फायर सर्विस और दिल्ली पुलिस की टीम ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। कैमरामैन मोहित के साथ नितेंद्र सिंह, DD न्यूज़, करोल बाग, बप्पा नगर, दिल्ली। कोलकाता आरजीकर मामले में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल अब भी जारी है। बुधवार को हड़ताली डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से भी मिलने न बनना पहुंचे। दूसरी ओर पीड़िता के परिजनों ने CBI जांच पर संतुष्टि जाहिर करते हुए कहा है कि अगर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के ऊपर लगे आरोपों का संज्ञान लिया होता तो आज उनकी बेटी जिंदा होती। कोलकाता आरजीकर मामले में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल अब भी जारी है। ममता सरकार ने भले ही कुछ स्वास्थ्य और प्रशासनिक अधिकारियों को हटाने या ट्रांसफर करने का निर्णय लिया हो और डॉक्टरों की कुछ मांगें मान ली हों, लेकिन प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर राज्य सरकार की कार्रवाई से असंतुष्ट हैं। इनकी मांग है कि स्वास्थ्य सचिव नारायण स्वरूप निगम को भी पद से हटाया जाए और तमाम मेडिकल कॉलेज में जो डर का माहौल है खत्म किया जाए।
कोलकाता में भाजपा ने भी विरोध मार्च निकाला, जिसमें केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और भाजपा नेता अग्निमित्रा पॉल ने भी शिरकत की। मैं समझता हूं जो 3-4 जो डिमांड्स ममता बनर्जी ने मान लिया है उससे जस्टिस नहीं होता। जस्टिस तभी होगा जब ममता बनर्जी अपने पद से हटेगी और बंगाल बीजेपी तब तक रास्ते में उतरी रहेगी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या के मामले में सीबीआई लगातार जांच कर रही है। इस बीच पीड़िता के पिता ने सीबीआई की पारदर्शिता की तारीफ करते हुए ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप लगाया। पीड़िता के परिजनों ने कहा कि साल 2021 में कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के ऊपर लगे आरोपों का अगर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संज्ञान लिया होता तो आज उनकी बेटी जिंदा होती। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों के लिए सहानुभूति जताई और कहा कि आरोपियों को सजा मिलने के बाद ही इस संघर्ष में उनकी जीत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। 8वें इंडिया वाटर वीक 2024 के दूसरे दिन जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की सचिव देवश्री मुखर्जी ने प्रदर्शनियों का अवलोकन किया। प्रदर्शनियों को कई वर्गों में बांटा गया है। इनमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों, उद्योग, नावज, विदेशी संस्थाएं और जल प्रबंधन से जुड़े अपने अनुभवों को साझा कर रही हैं। इस मौके पर सचिव देवश्री मुखर्जी ने कहा कि इस प्रदर्शनी का उद्देश्य जल प्रबंधन की दिशा में समग्रता से आगे बढ़ने की सोच है। ये एक मंच है जिसमें जल प्रबंधन से जुड़े विभिन्न पेशेवर अपने अनुभवों को बांटेंगे। एग्जीबिशन का जो हमारा पर्पस है, एक तो हम जो बढ़िया काम हो रहा है वो शेयर करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ। दूसरा ये है, ये एक नेटवर्किंग का अपॉर्चुनिटी भी है। जो इनोवेशंस आ रहे हैं उनको एक मार्केट मिले ताकि जो विजिटर्स आए वो आगे जाके एक नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि ये एग्जीबिशन के तहत हम नए टेक्नोलॉजी, हम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को भी स्पेस दिए हैं जिन्होंने अलग अलग एरियाज़ में काम किया हुआ है। तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। और आइए अब बात करते हैं स्वच्छता की। स्वच्छ भारत मिशन व्यवहार परिवर्तन का सबसे बड़ा अभियान है जिसने पूरे देश में स्वच्छता की अलग जगाई। हर घर शौचालय का निर्माण हुआ। स्वच्छता जन जन का विषय बना। 8वें भारत जल सप्ताह 2024 में जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने प्रदर्शनी के माध्यम से स्वच्छ भारत अभियान के सफर और प्रयासों को दर्शाया है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने। स्वच्छ भारत मिशन की सफलता के बाद स्वच्छ भारत मिशन 2 लॉन्च किया गया था और उसके तहत ODF मॉडल विलेज जो है वो बनाए गए थे और उसी के एक स्वच्छ सुजल गांव की तरफ मैं जो मॉडल है उसकी तरफ मैं प्रवेश कर रहा हूं। मेरे साथ विश्वरंजन जी हैं डॉक्टर। ये बताएंगे कि किस प्रकार से ये मॉडल दर्शाया गया है और क्या सफलता ODF प्लस की रही है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत स्वच्छता की जो बात होती है उसमें ODF प्लस की अब बात होने लगी है। ODF यानी ओपन डेफिकेशन फ्री, और अब स्वच्छ सुजल गांव में ODF प्लस मॉडल की अब बात करते हैं। हम अपने गांव में दिखाएंगे कि ODF प्लस मॉडल गांव किस तरीके से सत्यापित की जाती है और उसके अंतर्गत क्या क्या कंपोनेंट होता है। तो सबसे पहला आप देखेंगे कि हमारे यहाँ ग्राम सभा हो और ग्राम सभा यह पारित करती है कि गांव में ODF प्लस मॉडल गांव हो गया है। यह ODF प्लस मॉडल गांव जैसे होगा उसके गांव में यह बोर्ड लग जाएगा और वहां पे प्रमाणित की दीदी होगी। और यह अभी तक तकरीबन 1.5 लाख से अधिक गांव ODF प्लस मॉडल सत्यापित हो चुकी है। तो ODF प्लस गांव में सबसे पहले हर गांव में एक डोर टू डोर कलेक्शंस की बात कही जाती है। गांव के आगे में परिकल्पना की जाती है तो इज्जत घर। अब ऐसा कोई घर नहीं जिस घर में इज्जत घर ना हो। इज्जत घर यानी ट्विन पिट टॉयलेट्स। चंद्रशेखर जी, आगे हम बताते हुए चले कि हर गांव में बायोडिग्रेडेबल बेस में जो सूखा कचरा और गीला कचरा होता है उसको पृथकीकरण केंद्र के में पृथक की जाती है और उसके बाद आप देखेंगे कि जो गीला कचरा है उससे मैन्योर बना के हर एक जिले के ब्लॉक स्तर पे अमूमन हम यह कह सकते हैं कि भारत के अधिकांश ब्लॉक में यह प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट बैठाई जा चुकी है। जिस घर में ट्विन पिट नहीं है, जिसमें सेप्टिक टैंक है, उसके लिए क्या व्यवस्था की गई। तो सरकार ने इस मिशन के तहत फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट
हर घर में जहाँ पे भर जाती है टैंक, उसमें ये टैंकर डिसलजर जाता है, वहाँ से टैंकर से स्लज लेके आता है और वो कहीं बाहर नहीं जाए, दुर्गंध ना हो, इसलिए एक स्क्रीनिंग चैम्बर प्लांट में ड्राइंग बेड में लाकर डाला जाता है। और यह तरीका है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के मॉडल गाँव की जो कल्पना की गई वो है। तो आपने देखा कि ये जो सफ़र था पूरा स्वच्छ जो सुजल गांव है, उसका पूरा जो सफ़र हमने आप लोग को दिखाया और दिखाया कि किस प्रकार से अलग अलग कंपोनेंट है, अलग अलग स्तर पर काम चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो कचरा प्रबंधन है उसको लेकर के, अगर ट्विन पिट नहीं है, अगर आपके पास सिंगल पिट भी है तो उसमें भी किस प्रकार स्वच्छता हो सकती है और किस प्रकार से उस जो मैन्योर निकलता है, जो कचरा निकलता है, उसका किस प्रकार से प्रयोग आप अपने आम जीवन के लिए कर सकते हैं और आप रोजगार के लिए भी कर सकते हैं। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, दिल्ली। देश भर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार का स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग भी स्वच्छता ही सेवा अभियान का आयोजन कर रहा है। इस अभियान के तहत विभाग और इसकी स्वायत्त संस्था ICMR देश भर में अपने 27 संस्थानों के साथ मिलकर स्वच्छता के प्रयासों में लोगों की भागीदारी और सामूहिक कार्यों की भावना को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसके अंतर्गत स्वच्छता लक्ष्य इकाई, स्वच्छता में जन भागीदारी और सफाई मित्र सुरक्षा शिविर जैसे पहल शामिल हैं। इसी क्रम में 17 सितंबर को स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग और ICMR संस्थानों के 1200 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छता शपथ दिलाई गई। त्योहारों के समय में महंगाई को नियंत्रण में रखने के लिए केंद्र सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। केंद्रीय खाद्य और वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 35 लाख टन गेहूं गरीब लोगों को दिए जाएंगे। इसके अलावा त्योहारी समय में खाद्य तेलों की कीमतों में भी कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। PMGKY के माध्यम से हम उपभोक्ताओं को, जो बेनिफिशरीज हैं PMGKY के, उनको 35 लाख टन इस वर्ष अधिक हम गेहूं सप्लाई करेंगे। खाद्य तेलों के दाम नहीं बढ़ेंगे क्योंकि हमने कल भी इंडस्ट्री से बात करी और 30 लाख टन वो इंपोर्ट कर चुके हैं पिछले 2-3 महीने में, व्हेन बेसिक कस्टम ड्यूटी वाज 0। तो जो स्टॉक उनके पास पड़ा है, हमने उसे अनुरोध किया और उन्होंने हमारी बात मानी भी कि जब तक वो स्टॉक उनके पास अवेलेबल है, दामों को नहीं बढ़ाया जाएगा। नई दिल्ली स्थित निजामुद्दीन में अश्विनी BSF अधिकारियों के संस्थान बाबा BSF वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन ने अपने 32वें दिवस का उत्सव मनाया। इस समारोह में बाबा की प्रतिभाशाली सदस्यों ने देश के विभिन्न राज्यों के लोक नृत्य प्रस्तुत किए। समारोह में अगस्त 2023 से अगस्त 2024 तक बाबा द्वारा भारत भर में आयोजित विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों को दर्शाते हुए प्रहरी संगिनी पत्रिका के 22वें अंक का वर्जन भी जारी किया गया। इस अवसर पर BWWA यानी कि बाबा की वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रिया गर्ग मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। तीसवां बाबा डे मनाया गया है। ये एक अभियान है जो BSF की सारी प्रहरी संगिनियों के लिए हमने स्टार्ट करा है। आज 32 साल बाद भी हम ये कोशिश करते हैं कि प्रहरी संगिनी, इनको पेंशन तो मिलती है लेकिन इनको स्किल इम्पार्ट हो। तो बाबा हमारा क्या करता है, इनको अचार बनाना, सिलाई कढ़ाई, डेटा एंट्री सिखाता है ताकि ये आत्मनिर्भर हो जाए, कल को किसी एक पेंशन पे डिपेंडेंट ना हो, अपने आप अर्निंग करें। तो ये हमारी सारी जो जितनी ऑफिसर लेडीज़ हैं सब मिलकर सारी प्रहरी संगिनियों के कल्याण के लिए ये एक दिवस मनाती हैं। एयरबेस ने टाटा स्ट्राइव के साथ मिलकर दिल्ली और बेंगलुरु में 2 कौशल केंद्र का उद्घाटन किया, जो अपने CSR आउटरीच कार्यक्रम की मदद से युवाओं को विमानन और उससे संबंधित क्षेत्रों में प्रशिक्षण देंगे। दिल्ली में कौशल केंद्र का उद्घाटन कौशल विकास और उद्यमिता केंद्र राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने किया। वहीं बेंगलुरु केंद्र का उद्घाटन वर्चुअल किया गया। इस मौके पर संयुक्त सचिव सोनल मिश्रा, एयरबेस इंडिया के और दक्षिण एशिया के अध्यक्ष रेमी माइलाड, टाटा स्ट्राइव के COO ओमैया वंजारी भी मौजूद थे। ये कौशल केंद्र युवाओं को केंद्र सूचना प्रौद्योगिकी जैसे साइबर सुरक्षा, एथिकल हैकिंग, वेब डिजाइनिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ साथ युवा विकास मॉड्यूल के क्षेत्र में प्रशिक्षण देंगे। इन केंद्रों से प्रशिक्षण हासिल कर देश के युवा न केवल नौकरियां देने के काबिल बनेंगे बल्कि देश की तरक्की में भी मील का पत्थर साबित होंगे।
एयरबस और टाटा, ये दो ऐसे नाम्स हैं जिन पे आम जन का विश्वास है, नौजवान विश्वास कर सकता है। जब ये दोनों कंबाइन करके काम कर रहे हैं, टाटा स्ट्राइव के अब 10 साल भी पूरे हो गए, जहाँ शैक्षिक क्षेत्र में, शिक्षण के क्षेत्र में, प्रशिक्षण के क्षेत्र में वो काफ़ी काम कर रहे हैं, चाहे वो ITIs हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स हो, और अब टाटा स्ट्राइव की अलग जो संस्थाएं बन रही हैं, जो प्रयास चल रहे हैं, उसके माध्यम से अब तक 17 लाख बच्चों को प्रशिक्षण दे चुके हैं। तो शॉर्ट टर्म 3 महीने के ट्रेनिंग के बाद उनको सर्टिफिकेट मिलेगा और मार्केट प्लेस में उनको नौकरी मिलेगी, उसकी वैल्यू कदर हो। That are designed and that are maintained in India. But the prerequisite for all of that is to have the right skills and to have the right competencies. And this is why we're delighted today to be partnering with a good partner from Tata Strive to be developing these skill centers. And this is part of our efforts to develop the relationship between the industry and the academic world. We have already partnership with all the IITs, IIS. We have a path-breaking partnership together with the Gati Shakti University in Vadodara, Gujarat. So what we're doing today is a testament to a commitment to Skill India, to Train India, and you can expect Airbus to do more in that field in the coming months and years. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के निर्माण कार्य के तहत पहली बार ट्विन टनल्स की खुदाई का काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। दिल्ली के डेरावाल नगर को पुल बंगश से जोड़ने वाली 3 किलोमीटर लंबी 2 सुरंगों की खुदाई का काम पूरा करने के बाद दोनों TBM मशीनें एक साथ बाहर निकली। दिल्ली मेट्रो की इस इंजीनियरिंग उपलब्धि का जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के चौथे चरण के तहत आप यहां मेरे पीछे देख सकते हैं, पुल बंगस के अंदर यहां पर अभी टनल बोरिंग मशीन ने पूरी तरह से कटिंग करते हुए ये बाहर आ गई है। ये दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का DC5 प्रोजेक्ट मजेंटा लाइन पर है और ये टनल बोरिंग मशीन का ब्रेक थ्रू था जो भूमि S710 डेरावाल नगर से पुल बंगस तक है। ये इसकी लंबाई अगर सुरंग की बात की जाए तो करीब 3 किलोमीटर की ये लंबी सुरंग है और ये जो मशीन है भूमि और सृष्टि, यानी कि यहाँ पर 2 जो मशीनें हैं टनल बोरिंग मशीन, उन 2 टनल बोरिंग मशीन ने यहाँ पर पूरी तरह से डेरावाल नगर से लेकर पुल बंगस के बीच करीब 3 किलोमीटर तक एक लंबा रास्ता निकाल दिया है। आने वाले समय में दिल्ली मेट्रो मजेंटा लाइन के ऊपर ये पूरी तरह से दिखाई देगी और यहाँ पर ख़ास तौर पर जो दिल्ली के मुख्य सचिव हैं धर्मेंद्र, उनकी मौजूदगी के अंदर ये ब्रेक थ्रू हुआ है। दिल्ली के मुख्य सचिव धर्मेंद्र हमारे साथ हैं, बात करते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है आज मैं इस टनल ब्रेक थ्रू के अवसर पर यहाँ मौजूद हूँ और जो प्रगति की राह हमारी DMRC ने की है यहाँ पर अर्बन ट्रांसपोर्ट के अंदर, उसका मैं एक साथी बना हूँ यहाँ पर और बहुत अच्छा लगा। हमारी फेज़ 4 की जो लाइन आगे बढ़ रही है, पुल बंगश तक पहुँच गई है और जो हमारे जो मेट्रो रेल का नेटवर्क है वह दुनिया में शायद सबसे बड़ा है और बड़ा इसको हम और फेजेस आ रहे हैं इसके अंदर, तो बहुत प्रसन्नता का दिन है आज। तो कहीं ना कहीं दिल्ली मेट्रो हालांकि हमेशा कीर्तिमान स्थापित करती आई है और एक बार फिर से 2 टनल मशीन के द्वारा ब्रेक थ्रू किया गया है जो उनके लिए एक बड़ी बात भी होगी। फिर से कैमरामैन सौरभ भक्ति के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। संस्कृति मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त हुए उपहारों और स्मृति चिन्हों की एक विशेष नीलामी का आयोजन किया है। नीलामी में प्रधानमंत्री को मिलने वाली पेंटिंग्स, मूर्तियां और हस्तशिल्प के साथ साथ धार्मिक कलाकृतियां जैसे मंदिर मॉडल और देवताओं की मूर्तियां भी शामिल हैं। इस नीलामी में हिस्सा लेने के लिए आधिकारिक वेबसाइट PMMEMENTOS यानी कि pmmementos.gov.in के माध्यम से आप अपना पंजीकरण करवा सकते हैं यदि आप चाहें तो। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त हुए उपहारों और स्मृति चिन्हों की एक विशेष नीलामी का आयोजन किया गया है। ये नीलामी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक ऑनलाइन कराई जाएगी। इस नीलामी की जानकारी केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक नवीन परिपाटी प्रारंभ की,
कि उनको जितने भी मेमेंटोज मिलते हैं, जितने भी स्मृति चिन्ह ऐसे मिलते हैं, जितने भी उपहार जो उन्हें मिलते हैं, उन सब उपहारों को एक ऑक्शन के माध्यम से, ट्रांसपेरेंट व्यवस्था के माध्यम से वापस वो लोगों तक जाए, लोगों की स्मृति के साथ में जुड़े और उससे जो धनराशि एकत्रित हो वो एक नोबल कॉज के लिए पैसे का उपयोग हो। इस दृष्टिकोण से लगातार 6ठी बार यह आयोजन किया जा रहा है। नीलामी में पारंपरिक कला रूपों जैसे पेंटिंग्स, मूर्तियां, हस्तशिल्प के साथ साथ धार्मिक कलाकृतियां जैसे मंदिर मॉडल और देवताओं की मूर्तियां भी शामिल हैं। इस अवसर पर विशेष रूप से खादी शॉल, चांदी की झिल्ली, पिचवाई पेंटिंग्स और अन्य महत्वपूर्ण सांस्कृतिक वस्तुएं भी नीलामी में पेश की जाएंगी। यदि आप भी इस नीलामी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इसकी आधिकारिक वेबसाइट pmmementos.gov.in/ के माध्यम से अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इस नीलामी से प्राप्त धनराशि नमामि गंगे कार्यक्रम को समर्पित की जाएगी, जो गंगा नदी के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए कार्यरत है। हर साल ऑक्शन किया जाता है और उनसे जो राशि प्राप्त होती है उसे नमामि गंगे के लिए समर्पित किया जाता है। तो इस वर्ष 600 के करीब मोमेंटोज़ यहाँ पर एग्जीबिशन के लिए और ऑक्शन के लिए उपलब्ध हैं, जिसमें से 100 का प्रदर्शन भी किया गया है। वेबसाइट पर जो है ये सब ऑक्शन खुलेगी और ये अगले पखवाड़ा, जो स्वच्छता पखवाड़ा हम जिसे या सेवा पखवाड़ा कहते हैं, 15 दिन तक वहाँ तक ये ऑक्शन जारी रहेगी। 2019 के बाद प्रत्येक वर्ष यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस प्रकार के आयोजनों से न केवल हमारे इतिहास को संजोने का अवसर मिलता है, बल्कि ये हमारी नई पीढ़ी को भी देश की संस्कृति से जोड़ने का काम करती है। डीडी न्यूज के लिए डॉक्टर सुयश शर्मा की रिपोर्ट। लेबनान में मंगलवार को हुए पेजर ब्लास्ट की खबर थमी ही नहीं थी कि बुधवार को एक बार फिर हिजबुल्लाह के वॉकी टॉकी फटने की खबर आ गई। वॉकी टॉकी धमाकों से बेरूत समेत दूसरे हिस्सों में सनसनी फैल गई। इन धमाकों में 1 घंटे में कुल 500 विस्फोट हुए। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बुधवार को 14 लोग मारे गए और 450 घायल हुए, जबकि मंगलवार को विस्फोटों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो गई, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं और लगभग 3000 लोग घायल हुए हैं। इस विस्फोट के लिए हिजबुल्लाह ने सीधे तौर पर इजरायल को जिम्मेदार ठहराया है। और एक लंबे ब्रेक के बाद भारतीय क्रिकेट टीम एक बार फिर से क्रिकेट के मैदान पर नजर आएगी। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 टेस्ट मैच की सीरीज का पहला मुकाबला गुरुवार से चेन्नई में शुरू होगा। भारतीय टीम की कमान रोहित शर्मा के हाथों में है। भारत का बांग्लादेश के खिलाफ रिकॉर्ड बेहद दमदार रहा है। वहीं बांग्लादेश की बात करें तो टीम को भारतीय टीम के खिलाफ अपनी पहली टेस्ट जीत की तलाश है। टेस्ट में एक बार फिर से खुद को बेस्ट साबित करने के इरादे के साथ भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए तैयार है। चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में इस मुकाबले को लेकर टीम जोर शोर से अपनी तैयारी को अंजाम दे रही है। भारतीय टीम ने पिछली बार साल 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेली थी, जहां टीम ने 2-0 से जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार बांग्लादेश की टीम बदली हुई दिख रही है। टीम ने हाल ही में पाकिस्तान को उसी की सरजमी पर टेस्ट में 2-0 से मात दी है। बांग्लादेश अपने कप्तान नजमुल हुसैन शांतो की कप्तानी में भारत में भी इतिहास रचने के लिए बेताब दिख रही है। चेन्नई की पिच स्पिन गेंदबाजों को मदद करती है। ऐसे में शाकिब अल हसन, मेहंदी हसन मिराज और त्याजुल इस्लाम के रूप में 3 स्पिन गेंदबाज बांग्लादेश की ओर से खेलते नजर आ सकते हैं। बल्लेबाजी की कमान अनुभवी मुशफिकुर रहीम और लिटन दास के हाथों में होगी। वहीं भारतीय टीम की बात करें तो टीम बेहद संतुलित है। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम कॉन्फिडेंस से भरी हुई है। विराट कोहली और रवींद्र जडेजा की उपस्थिति टीम की मजबूती को बढ़ा रही है। चेन्नई की पिच स्पिनिंग ट्रैक पर कमाल कर सकती है। ऐसे में स्पिनिंग कॉम्बिनेशन क्या रहता है, ये देखना दिलचस्प रहेगा, जहां अश्विन, कुलदीप और रवींद्र जडेजा सामने हैं। वैसे रिकॉर्ड की बात करें तो भारत और बांग्लादेश के बीच अब तक 13 टेस्ट मुकाबले हुए हैं, जिसमें भारत ने 11 टेस्ट मैच जीते हैं, जबकि 2 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। यानी बांग्लादेश को अभी भी भारत के खिलाफ अपनी पहली टेस्ट जीत की तलाश है।
निश्चित रूप से रिकॉर्ड्स में भारतीय टीम का पलड़ा भारी है, लेकिन जीत और हार रिकॉर्ड से नहीं बल्कि परफॉर्मेंस से बनते हैं। ऐसे में टीम इंडिया बस यही ध्यान करना चाहेगी कि टीम एक बार फिर बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट में बेस्ट साबित हो। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।